ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक हम स्प्रिंग फोर्स पे ही न्यूमेरिकल करेंगे। आज स्प्रिंग फोर्स पढ़ा था ना लास्ट टाइम, स्प्रिंग फोर्स को रिवाइज करवाओ। एक स्प्रिंग होता है, ठीक है जी, उसकी नेचुरल लेंथ फॉर एग्जांपल L है। अब उसको दबा दिया या खींच दिया, कितना खींचा है कितना दबाया x, तो वो क्या करता है kx फोर्स लगाता है और उसकी डायरेक्शन क्या होती है x से ऑपोजिट होती है ना, जो चेंज इन लेंथ है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में वो क्या करता है फोर्स लगाता है। कौन से एंड पर? दोनों एंड पर, इस पर भी और इस पर भी, है ना। स्प्रिंग को दबाएंगे तो इधर से भी दबाए फोर्स लगाएगा और इधर से भी लगाएगा, खींचेंगे तो भी। सही है, ओके। अब हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो क्या थे? एक ब्लॉक जो है m मास का वो ऐसे रखा हुआ है स्प्रिंग के ऊपर, कितना दब जाएगा, नीचे क्या लगेगा बोलो mg, ये दब जाएगा तो kx फोर्स लगाएगा, दबा हुआ है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा कितना kx, इक्विलिब्रियम में ये और ये क्या हो जाएंगे इक्वल, kx इज इक्वल टू mg और x इज इक्वल टू mg बाई k। इस तरह के क्वेश्चन किए थे ना। फिर मल्टीपल स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, एक k1 है और एक k2 है ना, दोनों के दोनों में बराबर एक्सटेंशन हुआ है तो क्या हो गया था k1 प्लस k2 इंटू x इज इक्वल टू mg, है ना, x इज इक्वल टू mg बाय k1 प्लस k2। इस तरह के क्वेश्चन कर लिए थे हमने। फिर काटने वाले स्प्रिंग को काटने वाले या स्प्रिंग को काटने वाले कर लिए थे। कोई डाउट है उसमें? है तो बता सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं दोबारा से बताने को तैयार। बोलो, दोबारा बताना है पक्का? ठीक। अब ये देखिए यहां पे क्या है, एक एटवुड मशीन है, दोनों तरफ जो मासेस हैं वो कितने हैं 5 kg 5 kg। सही है, ओके। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग आएगा, टेंशन इन द स्प्रिंग बोलेंगे, स्प्रिंग में टेंशन कितनी होगी, स्प्रिंग की टेंशन मतलब स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा। ठीक है, मुझे बताओ क्या ये सिस्टम रेस्ट पे होगा? दोनों तरफ बराबर मास है तो रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, बराबर मास है रेस्ट पे रहेगा, तो बोलो इसके लिए बात करते हैं। नीचे क्या लगेगा mg, मास है 5, टाइम की जगह 5 तो नीचे क्या लग गया 5g। अच्छा, ये स्प्रिंग है, ये कुछ x खींचा हुआ है तो बोलो ये ऊपर खींचेगा इसको, है ना, स्प्रिंग खींचा हुआ तो अपनी तरफ खींचेगा, बोलो कितना फोर्स लगाएगा kx, तो बोलो kx इज इक्वल टू 5g, या फिर बोल सकते हैं कि F स्प्रिंग इज इक्वल टू 5g, है ना। तो अगर सिर्फ टेंशन पूछे F स्प्रिंग इज इक्वल टू 5g बोल देंगे, एक्सटेंशन पूछे तो क्या करेंगे kx इज इक्वल टू 5g, x इज इक्वल टू 5g बाय k। सही है भाई, कोई दिक्कत है इसमें? फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल है, देखने में बस यूं लगेगा कि अरे सर स्प्रिंग लगा दिया तो क्या हो गया। इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, एक धागे की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह ट्रीट करेंगे भाई? धागे की तरह। ये धागा ही है, कुछ नहीं है। इस रस्सी में टेंशन निकाल लो, निकाल दिया। टेंशन मतलब पुलिंग फोर्स, और पुलिंग फोर्स मतलब जितनी ताकत से इसको खींचा जा रहा है, यस और नो, जितनी ताकत से इसको खींचा जा रहा है भाई इसकी पुलिंग फोर्स है, वही टेंशन है और वही स्प्रिंग फोर्स होगी। तो F स्प्रिंग इज इक्वल टू टेंशन लगा दो, और स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है kx, तो टेंशन को इक्वल टू kx रख दो बस, और कुछ नहीं करना है। समझ में आया ना? बोलो, ये स्प्रिंग खींचा हुआ है, ये नीचे जा रहा है, ये एक्सेलरेशन से a का वैल्यू बताइए, बोलो m माइनस m साइन थीटा, ठीक है ना भाई। m2 माइनस m1 हो जाए, इधर वाला फोर्स माइनस इधर वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स क्या है mg, इधर वाला क्या है mg साइन थीटा। सही है, तो क्या आएगा बोलो, कैपिटल M माइनस m साइन थीटा, और g कॉमन ले लिया था मैंने, डिवाइड बाय टोटल मास कितना चलाना है भाई m प्लस m। सही है, एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करेंगे बोलो, फॉर एग्जांपल इसको ले लो, ऊपर की तरफ टेंशन T है, नीचे की तरफ क्या है mg साइन थीटा, तो बोलो T माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma। सही है भाई, ओके। a का वैल्यू उठा के पुट करो, आ जाएगा, mg साइन थीटा को इधर ले जाओ, ले गए, ओके। t इज इक्वल टू समथिंग आ गया। मुझे बताओ, यहां पे एक छोटा सा जीरो मास का एलिमेंट मान लो, है ना। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी रस्सी पे फोर्स लगा रहे हैं तो जितनी फोर्स लगा रहे हैं रस्सी पे उतनी रस्सी में टेंशन होगी। बोलो, अब यहां रस्सी में टेंशन T है, क्यों है? क्योंकि स्प्रिंग जो है उसको इतनी ही फोर्स से खींच रहा होगा, जितनी फोर्स से खींचेगा स्प्रिंग उतनी टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, यानी कि जो टेंशन है उसकी जगह आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो
के एक्स लिख सकते हो। अब यहां से के को उठा के इधर ले जाना है, एक्स का वैल्यू आता है। बोलो बहुत बड़ी बात हो गई क्या? बहुत सिंपल है कि नहीं है? क्लियर हो गई बात? आप ऐसे भी कर सकते हो कि ऑलवेज इन दिस केस t इज इक्वल टू के एक्स, एक्स इज इक्वल टू टी बाई के आ जाएगा, बस खत्म बात, और कुछ नहीं है। बहुत हाई फाई बात है क्या? सिंपल है ना, रिपीट करने की जरूरत नहीं। चले आगे, ये क्वेश्चन देख लो, बहुत ही आसान है। बोलिए भाई, क्वेश्चन तो हमने कर ही रखा है ये, बस यहां पे स्प्रिंग नहीं था। अब पूछ रहा है इसमें एक्सटेंशन कितना होगा बताइए। क्या आप यहां पे थोड़ी देर के लिए ये मान सकते हैं कि ये धागा है, ये रस्सी है, स्प्रिंग है, मान लिया, टेंशन निकाल ली। बोलो इस स्प्रिंग को टी टेंशन से इधर खींचा जा रहा है, टी टेंशन से इधर खींचा जा रहा है, यस और नो? ठीक है, तो टी जो है खींचने वाला फोर्स हो गया, और यही क्या बनेगा? स्प्रिंग फोर्स। तो एक्स इज इक्वल टू टी बाय, बस टेंशन निकालना है, उसको के से डिवाइड कर देना है, स्प्रिंग का एक्सटेंशन आ जाएगा। नहीं आई बात? बोलो भाई, टेंशन आता है ना? टेंशन तो नहीं जगाना पड़ेगा। मुझे पता है कि 2-3 लोग थोड़ा सो रहे हैं, थोड़ा सो रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा है, एडवांस क्वेश्चन मानता हूं मैं इसको, ठीक है? क्वेश्चन है, इफ द फ्री एंड ए ऑफ द स्प्रिंग, ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये जमीन है यहां पे, ठीक है, ये एक m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इधर दीवार है, दीवार और ब्लॉक के बीच में K1 कांस्टेंट वाला स्प्रिंग है, और इधर K2 कांस्टेंट वाला स्प्रिंग है, और ये जो पॉइंट है, ये जो इसका फ्री एंड है, इसका नाम है A। अब क्या किया जा रहा है कि इस A पॉइंट को पकड़ के धीरे धीरे खींचा जा रहा है, F फोर्स लगाई जा रही है, यहाँ पे धीरे धीरे स्लोली पुल किया जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट के बाद क्या होगा, ये मैक्सिमम जितना खींचना था खींच चुका होगा, सही है। एक्सटर्नल फोर्स कितनी है, F। आपसे पूछ रहा है कि ये वाला स्प्रिंग कितना खींचेगा और ये वाला स्प्रिंग कितना खींचेगा। अब एक कॉमन सेंस तो मेरे को ये कह रही है कि सर देखो, ये K कांस्टेंट वाला होता है और ये K कांस्टेंट वाला होता, बराबर बराबर होते तो बराबर बराबर एक्सटेंशन होना चाहिए था, सही है। लेकिन अभी बराबर है क्या? बराबर नहीं है। इसका अलग प्रॉपर्टी है, इसका फोर्स लगाने का अलग प्रॉपर्टी है। K1 K2 अलग अलग है, अलग अलग एक्सटेंशन पे अलग अलग अमाउंट ऑफ फोर्स लगाएंगे। अब यहां पे तो टोटल फोर्स कांस्टेंट लगाई जा रही है, तो हो सकता है ये कुछ अलग खींचे और ये कुछ अलग खींचे। हमने मान लिया कि ये x1 खींचेगा और ये x2 खींचेगा, सही है, ओके। टोटल A पॉइंट कितना आगे चला जाएगा, ये x1 खींच गया और ये x2 खींच गया, x1 प्लस x2 हो जाएगा टोटल एक्सटेंशन, है ना भाई। भाई ये पॉइंट जो था ये यहां की बजाय यहां चला गया, इतना बड़ा ब्लॉक है, और ये जो स्प्रिंग है ये x2 खींच गया, तो x1 प्लस x2 टोटली खींच गया। अरे भाई ठीक है। If the free end A of the spring is slowly pulled so that end A is displaced by x। अब ये जो A पॉइंट है ना, यहां से लेके यहां तक ले जाया गया है, और टोटल कितना एक्सटेंशन हो गया है, x। ये गिवन है क्वेश्चन, F फोर्स लगाई गई है, x एक्सटेंशन हुआ है, फाइंड एक्सटेंशन इन ईच स्प्रिंग। ये वाला कितना खींचेगा, ये वाला कितना खींचेगा, ये बताना है। वैल्यू ऑफ फोर्स टू बी अप्लाइड, कितनी फोर्स लगेगी। तीसरा, इफ F एक्सटर्नल इज रिमूव्ड देन जस्ट आफ्टर रिमूविंग द फोर्स है ये, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, कि भैया इसको खींचा जा रहा है, इसको x खींच दिया फोर्स लगा के, तो वो कितना खींचा, ये कितना खींचा, सही है। कितनी फोर्स लगी होगी ये बताना है। और अगर मैं
इस F फोर्स को हटा लूं, मतलब ये जो मैंने पकड़ के खींचा हुआ है इसको मैंने छोड़ दिया है, S छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली उधर जाएगा। कितने एक्सेलरेशन से जाएगा उधर? क्वेश्चन समझ में आ गया आप? ये बहुत अच्छा। ऑलराइट, सबसे पहले तो मुझे बताओ, लेट द एक्सटेंशन इन द फर्स्ट स्प्रिंग इज x1 और सेकंड में x2। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब ये x खींच चुका है, ये ब्लॉक रेस्ट पे है, बोलो भाई। ये स्प्रिंग कांस्टेंट K2, स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसमें एक्सटेंशन x1, इसमें जब स्प्रिंग खींचा होता है कौन से एंड को खींचता है? दोनों एंड को खींचता है, यस और नो? तो बोलो ये स्प्रिंग इस पॉइंट को भी इधर खींचेगा और इस पॉइंट को भी इधर खींचेगा, तो बोलो इधर कितना फोर्स लगेगा और इधर कितना फोर्स लगेगा? सही है। फ्री बॉडी डायग्राम बना दो ब्लॉक का, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, इधर K2x1 इधर K1x1, K1x1 इज इक्वल टू K2x1। सही है, ओके। अब मुझे बताओ, ये x1 खींचा है, ये x2 खींचा है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, बोलो। तो पहली इक्वेशन तो ये दिख रही है मेरे को, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x। x2 की वैल्यू निकालनी है तो x माइनस x1, x1 की निकालनी है तो x माइनस x2, कर सकते हैं, ओके। फिर फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से K1x1 इज इक्वल टू K2x2, सही है। यहां से x2 का वैल्यू निकाल लिया, x माइनस x1, यहां पे पुट कर दो x2 की जगह, क्या आएगा? x माइनस, सही है, तो ये क्या बन जाएगा? K2 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू K1, सही है। कोई दिक्कत? बोलो क्या बनेगा? K2x माइनस K2x1 इज इक्वल टू K1x1, ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, सही है। क्या बनेगा देखो, माइनस K2x1 उधर जाके प्लस K2x1 प्लस K2x1, x1 कॉमन ले लो, क्या बनेगा? K1 प्लस K2x1 इज इक्वल टू K2x, सही है। आपने को क्या चाहिए? x1 चाहिए, x1 पता है, K1 प्लस K2 को उठा के इधर ले आओ, K2x के नीचे K2x, K1 प्लस K2x, इसको उठा के इधर ले आओ, K2x बाई K1 प्लस K2 इज इक्वल टू x1। अब x1 पता चल गया, इस इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, x2 का वैल्यू भी आ जाएगा, क्या आएगा? K1x बाय K1 प्लस, समझ में नहीं आया? x1 x2 दोनों आ गए। क्या हमने कोई बहुत बड़ा तीर मारा है? ओवरऑल क्या किया है हमने? एक बेसिक सी इक्वेशन लिख के x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, और फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इधर वाला फोर्स इक्वल टू इधर वाला फोर्स, K1x1 इज इक्वल टू K2x2, उधर से उठा के पुट किया, x1 आ गया, फिर x2 आ गया। नहीं आई बात समझ? सही है, ओके। अब मुझे ये बताओ, F फोर्स चाहिए, पूछ रहा है कि F का वैल्यू क्या? सेकंड पार्ट है, F का वैल्यू निकालिए। अब A पॉइंट है, खींचा जा चुका है इसको, इधर फोर्स लग रहा है F, ये पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है? सेकेंड स्प्रिंग से, इधर कितना फोर्स लगेगा? K2x2, है ना, स्प्रिंग दोनों एंड पे फोर्स लगाता है, तो F इज इक्वल टू K2x2। F का वैल्यू पता चल गया, K2x2, x2 कितना है? K1x बाय K1 प्लस K2, अभी तो निकाला ना, बोलो भाई। F इज इक्वल टू K2x2, x2 का वैल्यू यहां से उठाओ, यहां पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्या आया? K1 K2x बाय K1 प्लस K2, नहीं आया था, सही है, ओके। थर्ड वाला केस क्या था कि अगर F फोर्स को हटा दिया जाए तो ब्लॉक कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा? ठीक है, चलो ये वाला केस है, इधर देखते हैं। इधर खींच रखा है मैंने इसको, जैसे ही मैं छोड़ूंगा क्या होगा? ये स्प्रिंग एकदम से इधर जाने की कोशिश करेगा, ये मासलेस स्प्रिंग है, मासलेस स्प्रिंग है, क्या इसका कोई इफेक्ट इस पे पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसका एक एंड फ्री है ना भाई। स्प्रिंग क्या कोशिश करता है? दोनों एंड को अपनी तरफ ऐसे खींचने की कोशिश करता है। इमेजिन करो कि आपको एक पर्सन इधर से खींच रहा है, एक पर्सन आपको इधर से इधर खींच रहा है, ठीक है, आपको ऐसे खींचा जा रहा है। अब एक तरफ से एक मीटर से छूट जाए
तो हाथ छूट गया तो क्या होगा, आप सारे एकदम से इधर नहीं आ जाओगे, आओगे कि नहीं आओगे। बेसिकली क्या हुआ, जिस तरफ से फोर्स हटा आप उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। इस स्प्रिंग के साथ क्या होगा, जैसे ही ये फोर्स हटेगा ये स्प्रिंग इधर जाएगा, क्योंकि ये एंड अभी भी अटैच्ड है भाई, इधर भी खींचा जा रहा है इधर भी खींचा जा रहा है, इधर से सपोर्ट हट गया तो सारा का सारा स्प्रिंग इधर चला जाएगा। अब ये मासलेस स्प्रिंग है, इसके मास का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो बोलो क्या ये इसको धक्का पाएगा, धक्का तो नहीं पाएगा। कौन खींच रहा है इसको, ये खींच रहा है, सही है ना। बोलो खींचा हुआ है x1 स्प्रिंग कांस्टेंट K1, ये कितनी फोर्स से खींचा जा रहा है, K1 x1 फोर्स से खींचा जा रहा है। बोलो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितनी है, K1 x1 ही बची है क्योंकि इधर वाला तो खत्म हो गया। बोलो भाई इधर वाला नेट फोर्स K1 x1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्शन पता है ना, K2x by K1 plus K2। समझ नहीं आया, देखो जितना पिछला रिवाइज करके आओगे ना उतना अच्छा अगला वाला पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। पिछला रिवाइज करना ही आपका फिजिक्स समझने का मूल मंत्र है। पिछला नहीं पढ़ा हुआ तो अगले दिन लगेगा कि हाँ कुछ कुछ आ गया, उसके अगले दिन लगेगा हाँ समझ में तो आ गया, लेकिन एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत अच्छी जो फील है सब्जेक्ट को लेकर वो नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप फिजिक्स में बहुत अच्छे हो तो रेगुलरली रिवाइज करो, रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करो। समझ में आया, क्लियर बात। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग को काट देंगे तो क्या हो, स्प्रिंग को काट देंगे तो क्या होगा। ये देखिए आपके पास एक बहुत बड़ा सा बहुत लंबा सा स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K और नेचुरल लेंथ टोटल L, ठीक है। अब मैंने इसके क्या कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, ठीक है, 3 टुकड़े कर दिए। पहला टुकड़ा L1 लेंथ का है, दूसरा टुकड़ा L2 लेंथ का है और तीसरा L3 लेंथ का है। L1 L2 L3 अपने को पता है, K1 K2 और K3 ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे K1 K2 K3, आप कहोगे कि सर 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 सेम स्प्रिंग का बना हुआ है तो K का वैल्यू सेम ही रहना चाहिए, रहना तो चाहिए, कॉमन सेंस है कि सर वही मटेरियल ये है वही मटेरियल ये है, भाई ये लोहे का है तो ये भी लोहे का है, ये एल्यूमिनियम का है तो ये भी एल्यूमिनियम का है, दोनों सेम प्रॉपर्टी है, सेम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो बताओ सेम नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा नहीं सेम नहीं होगा। आप कोशिश करिए कि एक बहुत लंबा सा स्प्रिंग ले लीजिए, ठीक है, बहुत लंबा स्प्रिंग ले लो, ठीक है, और उसको खींचो आराम से, उसी स्प्रिंग के इतना सा टुकड़ा करो, उसको खींचने की कोशिश करो, आपको कई गुना ताकत लगानी पड़ेगी। बड़े स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचना बहुत आसान है, लेकिन छोटे स्प्रिंग को 1 सेंटीमीटर खींचना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास ये पुलिंग पावर जो आ रही है ना, जब हम इसको खींचते हैं तो ये वापस खींच रहा है ना, ये जो फोर्स आ रही है ये क्यों आ रही है, क्योंकि हर एक टर्न्स के बीच का जो गैप है ये बढ़ जाता है और ये वापस कम करने की कोशिश करता है। यस और नो? अब मुझे बताओ यहाँ पे 100 टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं, 1 सेंटीमीटर आपको इसकी लेंथ बढ़ानी है, तो हर एक के बीच में गैप जो है बहुत थोड़ा 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 बढ़ेगा, सही है। अब आपने क्या किया, इसको काट दिया, 10 टर्न्स वाला 10 चक्कर वाला आपके पास स्प्रिंग आ गया। अब उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो इनके बीच का जो गैप है वो 0.1 सेंटीमीटर होना चाहिए हर एक का, और जिसको करने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। समझ में आया? तो जितना छोटा स्प्रिंग आप कर देंगे उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको उतना ही खींचने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। समझ में आया? रिपीट करोगे? ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला जो बनेगा, इसका K और इसका ओरिजिनल लेंथ L, इनको मल्टीप्लाई करो KL, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका लेंथ K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू K3 L3 इज इक्वल टू KL, ओरिजिनल K ओरिजिनल L, सही है। अब देखिए फॉर एग्जांपल इसको देख लो, ये और ये बराबर है, L3 कम है
तो K3 बड़ा होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन K और L के बराबर आएगा। ऐसे याद कर लो, स्प्रिंग को दो हिस्सों में काट दिया, लेंथ आधी हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। लेंथ आधी तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल, ऐसे आधा। लेंथ 1/3 कर दी तो स्प्रिंग कांस्टेंट थीटा है। समझ में आया? ओके, ये याद रखना है आपको, क्योंकि हो सकता है कि ऐसे बोल दे कि भाई आपके पास एक स्प्रिंग था, उसमें ऐसे ऐसे कुछ कुछ हो रहा था, आपने उसके दो टुकड़े कर दिया, उसको ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, आप ऐसे ऐसे क्या होगा, तो आपको उसका के अलग से निकालने की जरूरत नहीं। आपको पता है दो टुकड़े कर दिए बराबर, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, डबल हो जाएगा हर एक छोटे पीस के लिए। सही है? ओके, एक और क्या है, एक और शॉर्टकट देख लेते हैं। अब देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि भाई 10 रेजिस्टेंस लगा रखी है सीरीज में, उन सबको हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस कौन सी लगाएं कि भाई सर्किट पे कोई असर ना पड़े। यही तो होता है ना कि भाई 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 हमने क्या लगा दी, सीरीज में लगा दी। अब मैं चाहता हूं कि तीनों को हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दूं। यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस लगाऊंगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, R इक्विवेलेंट, है ना? R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होना चाहिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही पैरेलल में भी आपको याद है, स्प्रिंग्स के केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे M मास 3 स्प्रिंग्स के सहारे लगता हुआ है, K1, K2 और K3 स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं इसके। अब मैं कह रहा हूं कि इन तीनों को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगा दो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बोलिए K इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, K1 प्लस K2 प्लस K3। वैसे ये क्यों हो रहा है, देखिए इस केस में फॉर एग्जांपल ऊपर क्या लगेगा, K इक्विवेलेंट इंटू X, बोलो नीचे क्या लगेगा, इस केस में क्या होगा, बोलो नीचे लगेगा mg। ये तीनों स्प्रिंग्स बराबर खींचे हुए हैं कि नहीं खींचे हुए, बोलो ऊपर क्या लगेगा, K1x K3x, है ना? ऊपर वाला फोर्स बोलो K1x प्लस K2x प्लस K3x इज इक्वल टू mg। और इस केस में क्या हो रहा है, K इक्विवेलेंट x इज इक्वल टू mg, तो ये भी mg के बराबर है, K1 प्लस K2 प्लस K3 इंटू x, ये भी mg के बराबर है, तो K1 प्लस K2 प्लस K3x इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट x से x कर जाएगा, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। समझा? तो पैरेलल में इस केस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, रेसिप्रोकल ऐड होता है। ये गलत लिखा हुआ है, ये 1 बाय आएगा, इसको ठीक करो, अभी ठीक करो। ओके, अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है, पता कैसे करें? पता भी चलना चाहिए ना। आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज है कि पैरेलल, कैसे पता करेंगे? ऐसे तो नहीं पता कर पाएंगे हम। तो क्या करेंगे हम, देखिए आप हमेशा देखिए कि स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन कितना हो रहा है, स्प्रिंग्स में एक्सटेंशन कितना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस एम मास खींच रहा हूं नीचे, तो तीनों के तीनों स्प्रिंग क्या होंगे, बराबर एक्सटेंड होंगे। सही है? फॉर एग्जाम्पल ये किस में है, पैरेलल में है। मैंने क्या किया, यहां पे ऐसे ऐसे कर दिया, ये जमीन K1 K2 K3, बताओ क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है? ये तीनों पैरेलल में है। कैसे? जब भाई ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये जितना एक्सटेंड होंगे उतना ही ये कंप्रेस हो जाएगा, तो सब में जो चेंज इन लेंथ दैट इज सेम, है ना? तीनों का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, बोलो ये दोनों खींच गए ना, तो ये ऊपर खींचेंगे, है ना? ये दब गया तो ये क्या करेगा, ये ऊपर पुश करेगा, तीनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम हो गया।
सही है ना। तो इसलिए ये किस में माने जाएंगे, पैरेलल में माने जाएंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अब देखिए जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था ना, था कि नहीं भाई, वो कौन सा कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन था। वो एक के साथ एक लगे हुए हैं। बोलो यहाँ पे एम जी नीचे, एम जी नीचे, बोलो ये भी कुछ खींचेगा और ये भी कुछ खींचेगा, क्या ये दोनों बराबर खींचेंगे, बराबर नहीं खींचेंगे ना, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। ऊपर वाले क्या होते, बराबर खींच रहे थे, पैरेलल बराबर नहीं है, सीरीज। सही है। अच्छा K1 K2 इन दोनों को हटा के मैं एक सिंगल स्प्रिंग लगाना चाहता हूं। सिंगल स्प्रिंग लगाने के लिए क्या करूंगा, K इक्विवेलेंट निकालना है। इन दोनों को हटाया, K इक्विवेलेंट लगाया, ये भी उतनी फोर्स लगा रहा है, ये भी उतनी फोर्स लगा रहा है। बोलिए 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। जाने पहचाने फॉर्मूले हैं कि नहीं भाई, ऊपर वाला तो जाना पहचाना था, सीरीज रेजिस्टेंस वाला था वो, ये पैरेलल रेजिस्टेंस वाला है। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स का है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन। सही है। आप सेम टू सेम वहां पे भी लगा सकते हो पिछले वाले क्वेश्चन। सही है, करके देख लेना, दोनों को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगा के देखो। ठीक है, ये है। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये थोड़ा आगे की चीज है। ये है E, E मतलब एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग है। कोई स्प्रिंग है K कांस्टेंट वाला, वो X खिंचा हुआ है, तो उसमें एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी जो स्टोर्ड है वो कितनी होगी, हाफ K एक्स स्क्वायर। और ये जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, इट इज ड्यू टू इट्स ओरिएंटेशन। सही है। और ओरिएंटेशन की वजह से जो एनर्जी उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मोशन की वजह से जो आती है काइनेटिक, ओरिएंटेशन या पोजीशन की वजह से जो आती है दैट इज पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। आगे वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर आएगा तो हम देखेंगे कि जो स्प्रिंग्स हैं, जैसे स्प्रिंग्स आएंगे तो हम क्या करेंगे, उनकी एनर्जी को भी करेंगे ना। जैसे भाई इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी बनता है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी कितनी होगी, स्प्रिंग दबा हुआ है, खींचा हुआ है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा ये बात देखना, एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ। आप स्प्रिंग को एक्स खींचो चाहे उसको एक्स दबाओ, दोनों केस में एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है। एक स्प्रिंग है उसको 1 सेंटीमीटर दबा दिया तो जो एनर्जी होगी उसके अंदर उतनी होगी जितनी 1 सेंटीमीटर खींचने पे। सही है। ये आता कैसे है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। छोटा फोर्स है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इंटीग्रेशन किया, फोर्स कितना लगाता है स्प्रिंग, kx, k बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो हाफ k x स्क्वायर बन गया वर्क डन। और वर्क डन क्या है, बेसिकली एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, मतलब स्प्रिंग है, मैंने उसको दबाया तो मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं, मैं स्प्रिंग को दबा रहा हूं तो मैं कुछ एनर्जी खर्च कर रहा हूं, क्या वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्या हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो मैंने जो एनर्जी खर्च की वो कहां चली गई, वो स्प्रिंग में स्टोर हो गई, और वो एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स। सही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया। ये वो सवाल हैं जो कहते हैं ना कि भाई मजा आ गया, वो वाले क्वेश्चन। अब तक आपने क्या देखा था, जो पुल्ली होती थी एटवुड मशीन में, ऐसा अरेंजमेंट होता था, इधर पहला मास इधर दूसरा मास, इधर छत लगी होती थी, है कि नहीं। अब क्या हो रहा है, अब इस पुल्ली को ही उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं। ये पुल्ली जो है ये छत में नहीं लगी हुई, अब इसका भी मूवमेंट हो रहा है। अब हमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा रिलेटिव मोशन के टर्म्स। किसके टर्म्स में भाई, रिलेटिव मोशन के टर्म्स। ठीक है, आप क्या करो, इस पुल्ली पे बैठ जाओ, बैठ गए। अब आपको क्या दिखाई देगा, एक ब्लॉक नीचे जाते हुए और एक ब्लॉक ऊपर आते हुए, ऐसे दिखाई देगा ना कि ऐसे हो रहा है ना। पहले हम पुल्ली पे बैठते हुए क्या नजर आ रहा था, ऐसे ही नजर आ रहा था, अभी भी क्या हो रहा है, ऐसे ही नजर आएगा। लेकिन फर्क क्या होगा,
कि इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी इन दोनों को दे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, दे देंगे, सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इसकी वेलोसिटी। कौन सी फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। समझ में आया? ऐसे ही बोल सकते हैं कि VA प्लस VB को इधर ले आओ, VA प्लस VB बाय 2 इज इक्वल टू VP। पुल्ली की वेलोसिटी A और B की वेलोसिटी का एवरेज होती है। समझ में नहीं आया? आया? अच्छा, दूसरी चीज देखो, ये करेंगे हम, ठीक है। दूसरी चीज, ये इक्वेशन है, सदाबहार इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। VA का डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन ऑफ A, एक्सेलरेशन ऑफ B, एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली, तो सेम टू सेम इसी टाइप का रिलेशन एक्सेलरेशन में भी होगा, सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट में भी होगा कि भैया A का डिस्प्लेसमेंट प्लस B का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स पुल्ली का डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बोलो ये जो रस्सी की लंबाई है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। मैंने बोल दिया कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है दैट इज XA, ठीक है। यहां से यहां तक जो इस धागे की लंबाई है दैट इज XB, दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, आ जाएगा सेम टू सेम, फिर से यही रिलेशन आ जाएगा। सही है? और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनमें इसी टाइप की चीजें होंगी। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं, ये देख लो, मास A मास B है, इधर ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, कितना कितना वेलोसिटी होगा A का, B का कितना होगा, ठीक है। ये वाला केस देखो, यहां पे ये पॉइंट दीवार में लगा हुआ है, यहां पे एक पुल्ली है और यहां पे एक ब्लॉक है। क्या किया जा रहा है, इस पुल्ली को पकड़ के खींच लिया। अब बताओ, पुल्ली को पकड़ के खींचेंगे तो ब्लॉक आगे जाएगा या पीछे जाएगा? आगे जाएगा। कितनी वेलोसिटी से जाएगा? सवाल ये, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक या फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है तो ये कितने से जाएगा? समझ में आया? ऊपर वाला फॉर्मूला देखा था अभी, क्या था, इसका प्लस इसका इज इक्वल टू 2 टाइम्स इसका। बोलो ये तो दीवार से अटैच्ड है, यानी कि इसका वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन 0, तो एक्सेलरेशन ऑफ A प्लस एक्सेलरेशन ऑफ B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली। तो 2 टाइम्स इनटू दिस 20 इज इक्वल टू 0 प्लस दिस, तो ये कितना आ गया, 20 आ जाएगा, तो 20 आ गया। ऐसे कर दो, सही है। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गए। ये देख लो, ये क्वेश्चन भी हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स इसका वेलोसिटी, तो इसका वेलोसिटी 0 है, क्यों, क्योंकि ये जमीन से अटैच है। अब ये क्वेश्चन देखना है, ये और भी खतरनाक क्वेश्चन हो गया। इधर एक ब्लॉक है, इधर से जा रहा है, ठीक है, ये पुल्ली खुद इस वाली पुल्ली से अटैच है, एक तरफ ये मास ये अटैच है, फिर अगली वाली पुल्ली से अटैच है, ये पुल्ली खुद इस मास से अटैच है, उधर एक मास है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये अगर VB है तो ये VA कितना होगा? सही है, एक वैल्यू दे देगा, VA पूछ लेगा आपसे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कुछ कुछ क्या होने वाला है आगे, ठीक है। ये देख लो, आप सोचोगे कि सर आपने तो हमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवाए थे, ये क्या दे दिया आपने? देखो, इधर सिंपल एक मास लगा होता था, इधर एक सिंपल मास लगा होता था, अब क्या कर दिया, बहुत सारी पुल्ली लगा दी। पहले सिंपल एक पुल्ली थी, अब क्या किया है, बहुत सारी पुल्ली लगा दी। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इसकी वेलोसिटी बताओ, पॉइंट B की, इसकी नीचे जाने की वेलोसिटी 10 है, तो इसकी कितनी होगी? इस तरह के क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया? ये देख लो, ये A ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है, इसको पकड़ के नीचे खींचा जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, इसको 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये ऊपर जाएगा, कितनी वेलोसिटी जाएगा? ये क्वेश्चन। और देखते हैं, ये देख लो, ये मास ये नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर कितने से जाएगा? रिलेशन क्या होगा A और B के एक्सेलरेशन या वेलोसिटी में? सिमिलर क्वेश्चन डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं, ये उसी टाइप के क्वेश्चन है। ये नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ पे मल्टीपल पुलीज आ गई हैं, फिर से मल्टीपल पुलीज आ गई हैं, है ना। जैसे ये A ब्लॉक है,
ये बी ब्लॉक है, ए को खींच रहे हैं, बी ए से आगे, तो वीटी कितना होगा, ए और बी के वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है आपको। सिमिलर क्वेश्चंस। फिर वेज कंस्टेंट, एक वेज के सहारे दूसरे वेज को धक्का मारा जा रहा है, तो इसको पुश कर रहा हूं तो इसके साथ क्या होगा, कितनी वेलोसिटी से ये चलेगा, आगे कितने से जाएगा, नीचे कितने से जाएगा, ये सब पूछा हुआ है। सही है। तो ये जो चीजें हैं, सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, नो डाउट, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखने में, अब ये क्वेश्चन है, ये देख के मुझे लग रहा है पता नहीं क्या है, लेकिन जब आप कंसेप्ट सीख जाएंगे, दो ट्रिक सीख जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। और जैसे ही आप ये सीखेंगे, आप इंडिया के टॉप 5% स्टूडेंट्स में आने लग जाएंगे, टॉप 5%। ठीक है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 4-5% जगह ही है यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। तो आई विल टीच दिस टुमारो। क्यों? क्योंकि एक बार ये शुरू करूंगा ना, फिर मैं चाहता हूं कि एक ही बार में मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। ये जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, ये यहां से लेके जो आपका वेज कंस्ट्रेंट है, वहां तक मैं चाहता हूं कि एक ही क्लास में मैं फिनिश करूं। ठीक है। तो आई विल सी यू टुमारो for this next class.